एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस्ड एआई डेटा सेंटर बनकर तैयार खड़ा है। हाँ। मतलब अरबों डॉलर की माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पूरे इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ बंद पड़ जाता है। ओह। और किसी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस पूरे सिस्टम को पावर देने वाला एक आम सा दिखने वाला तार अंदर ही अंदर पिघल गया है। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना? हाँ। मतलब आजकल हर तरफ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की ही चर्चा होती रहती है। पर सच तो ये है कि ये सारा का सारा जो क्लाउड है, असल में जमीन पर ही मौजूद है। जमीन पर और तांबे और प्लास्टिक के एक बेहद कॉम्प्लेक्स जाल से बंधा हुआ है। बिल्कुल। इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कोई डिजिटल रेवोल्यूशन संभव ही नहीं है। ये एक ऐसा बॉटलनेक है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम में चर्चा बहुत कम होती है। मतलब दुनिया को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक स्विच दबाने से आ जाती है। राइट, स्विच ऑन किया और बिजली आ गई। हाँ, और वायर का मतलब लोगों को लगता है बस तांबा और उसके ऊपर की एक प्लास्टिक कोटिंग है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो चाहे आपका ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो या खावड़ा जैसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ले लीजिए। हाँ, खावड़ा तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां लगने वाले वायर्स और केबल्स अब हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ये कोई आम तार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड हिस्सा है अब। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मुद्दा भी है। आज हम इस इनविजिबल पावर इंडस्ट्री के मैकेनिक्स और उसके पीछे के बिजनेस को दो मुख्य सोर्सेस के जरिए अनपैक करेंगे। राइट। पहला सोर्स है हमारा KSH इंटरनेशनल लिमिटेड के Q3 FY26 यानी 9 फरवरी 2026 के अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, जो रिसेंटली आया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए हम यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड की एक रीसेंट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट का भी विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है पूरी पिक्चर देखने के लिए। सही बात है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे पावर ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर्स और ईवी रेवोल्यूशन के इस दौर में ये जो B2B कंपनीज हैं, ये एक मैसिव और शायद ऐतिहासिक ग्रोथ साइकिल से गुजर रही हैं। तो KSH इंटरनेशनल की बिजनेस मॉडल से इस कहानी को शुरू करना ना सबसे लॉजिकल रहेगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, वहीं से स्टार्ट करते हैं। करती क्या है ये कंपनी एग्जैक्टली? क्योंकि वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के एकदम कोर में काम करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर लगने वाले स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर KSH की बात करें तो ये 45 साल पुरानी मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाने वाली कंपनी है। मतलब 45 साल, मतलब काफी पुराना अनुभव है मार्केट में इनका। हाँ, अनुभव बहुत पुराना है, लेकिन हाल ही में जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है ना, उसने इंडस्ट्री डायनेमिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा, किस तरह का एक्सपेंशन? अब ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब 43,445 मेट्रिक टन्स तक पहुंच चुकी है। वाह, 43,445 मेट्रिक टन्स! ये स्किल सच में ध्यान आकर्षित करता है। अगर इनके क्लाइंट बेस की तरफ थोड़ा देखा जाए तो लगभग 120 ग्लोबल और डोमेस्टिक OEMs इनके कस्टमर्स हैं। हाँ, 120 OEMs कम नहीं होते। बिल्कुल। और एक बहुत ही सॉलिड मेट्रिक ये है कि इनका 90% रेवेन्यू है ना, रिपीट कस्टमर से आता है। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब जो एक बार इनका प्रोडक्ट खरीदता है वो बार बार वापस आता है। लेकिन इनके पूरे ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये कि इनका बिजनेस पूरी तरह से मेक टू ऑर्डर है। राइट, मेक टू ऑर्डर। इसका मतलब इनके पास फैक्ट्री में तांबे का कोई बड़ा ढेर पहले से नहीं पड़ा होता। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर कंफर्म करता है, ठीक उसी वक्त ये मार्केट से तांबा खरीदते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत ही डीप रिस्क मैनेजमेंट छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो। वो कैसे? देखिए, तांबा यानी कॉपर एक ऐसी ग्लोबल कमोडिटी है जिसके दाम LME पर यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर रोजाना उतार चढ़ाव दिखते हैं। हाँ, कॉपर के प्राइसेस तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एग्जैक्टली। एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल के दाम का अचानक से बढ़ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका हो सकता है। लेकिन KSH खुद पर ये रिस्क लेती ही नहीं है। अच्छा, तो वो रिस्क कहाँ जाता है? ये कॉपर प्राइस फ्लक्चुएशन का पूरा रिस्क सीधा कस्टमर को पास थ्रू कर देते हैं। इनका बिजनेस मॉडल कमोडिटी स्पेक्यूलेशन पर आधारित नहीं है, राइट, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस तांबे को एक हाई टेक वायर में बदलने की जो वैल्यू एडिशन है ना, उस पर आधारित है। ओके, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको ना एक हाई एंड कस्टम टेलर के उदाहरण से देखा जा सकता है। हाँ, कस्टम टेलर वाली एनालॉजी यहाँ परफेक्ट बैठेगी, है ना?
एक समझदार टेलर कभी भी लाखों रुपए का सिल्क या इंपोर्टेड कॉटन खरीदकर अपने गोदाम में नहीं भरता, क्योंकि अगर कल कपड़े का दाम आधा हो गया तो उसका सीधा नुकसान होगा। बिल्कुल सही। तो जब कोई क्लाइंट आता है और एक महंगे सूट का ऑर्डर देता है, टेलर तभी ठीक उतना ही कपड़ा खरीदता है। इस स्थिति में चाहे कपड़े का दाम कल आसमान छू ले या जमीन पर गिर जाए, टेलर की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। उसका मुनाफा कपड़े को खरीद बेच करने में नहीं है, बल्कि उसकी सिलाई, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप और उस वैल्यू एडिशन में है जो वो उस कपड़े को एक सूट में बदलकर दे रहा है। केएसबी भी एलएमई कॉपर के साथ बिल्कुल यही कस्टम टेलर वाली अप्रोच अपना रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस पास थ्रू स्ट्रैटेजी का सीधा और सकारात्मक असर कंपनी के ईबिटा पर टन पर दिखता है। ईबिटा पर टन, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ईबिटा पर टन आसान भाषा में वो मुख्य मुनाफा है जो कंपनी 1 टन वायर बनाकर कमाती है, जिसमें टैक्स और बाकी अकाउंटिंग चार्जेस शामिल नहीं होते। ओके, गॉट इट। इन्फ्लेशन उनके मार्जिन्स को पूरी तरह तबाह कर सकता है, लेकिन केएसएच का ईबिटा अभी भी लगभग INR 66,000 पर मेट्रिक टन पर मजबूती से टिका हुआ है। वाओ, मतलब मार्जिन्स बिल्कुल बचे हुए हैं। हाँ, ये इस बात का प्रूफ है कि उनकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है। ये शील्ड उन्हें रॉ मटेरियल के तूफान से तो बचा लेती है, लेकिन सिर्फ रिस्क कम करने से तो कोई कंपनी मार्केट लीडर नहीं बनती ना। ये जानना उतना ही जरूरी है कि आखिर इनकी सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट में है, वो क्या चीज है जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल। इनके रेवेन्यू का करीब 75% हिस्सा पावर ट्रांसफार्मर से आता है। ये वो ट्रांसफार्मर्स हैं जो नए डेटा सेंटर्स, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स में लगते हैं। और उनका जो स्टार प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो है सीटीसी। सीटीसी यानी कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स। राइट। इस स्पेसिफिक कैटेगरी में ये लोग बेसिकली मार्केट लीडर हैं। लेकिन एक आम वायर और इस सीटीसी में आखिर क्या फर्क होता है? थोड़ा टेक्निकल साइड समझाइए। सीटीसी ना इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब हाई वोल्टेज बिजली किसी आम मोटे गोल तार से गुजरती है तो एक स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट? हाँ, इसकी वजह से करंट तार के अंदर से नहीं बल्कि सिर्फ बाहरी हिस्से पर फ्लो करता है, जिससे तार बेहद गर्म हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। ओह, मतलब इनएफिशिएंट हो जाता है पूरा सिस्टम। एग्जैक्टली। सीटीसी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करता है। इसमें एक मोटे गोल तार की जगह बहुत सारे पतले रेक्टेंगुलर वायर्स लिए जाते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर वायर्स। हाँ, और रेक्टेंगुलर होने की वजह से इनके बीच की खाली जगह बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर इन वायर्स को एक खास तरीके से ट्विस्ट यानी ट्रांसपोज किया जाता है। ट्विस्ट करते हैं। हाँ, इस ट्विस्ट की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाती है और पावर लॉस ड्रास्टिकली कम हो जाता है। एक बड़े ट्रांसफार्मर में सीटीसी का इस्तेमाल हजारों मेगावाट्स बिजली बचा सकता है। वाओ, तो ये सिर्फ एक वायर नहीं है बल्कि एक एनर्जी सेविंग डिवाइस बन जाता है अपने आप में। बिल्कुल। इसके अलावा इनकी एक और बड़ी उपलब्धि जिसका जिक्र अर्निंग्स कॉल में बार-बार हुआ, वो ये है कि केएसएस इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जिसे HVDC में अप्रूवल मिला है। HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। राइट। 400 kV ट्रांसफार्मर्स में सप्लाई करने का टेक्निकल अप्रूवल इन्हें मिला हुआ है। Q3 में इन्हें 37 HVDC ट्रांसफार्मर्स के लिए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें GE जैसी ग्लोबल जायंट और कुछ रिपेयर ऑर्डर्स भी शामिल हैं। और इन्हें अगले 12 से 18 महीनों में सप्लाई किया जाना है। इसके साथ ही ये कंपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी काम कर रही है। हाँ, वो पीक कोटेड वायर्स ना? एग्जैक्टली, पीक कोटेड वायर्स। पर उस पर आने से पहले यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, मुझे लगता है। कंफ्यूजिंग कैसे? देखिए, एक तरफ डेटा बता रहा है कि ये इकलौती अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है। इनके पास 400 kV HVDC की ऐसी टेक्निक है जो किसी और के पास नहीं है। ये एक मैसिव कॉम्पिटिटिव मोट है। हाँ, है तो। लेकिन अगले ही सेंटेंस में हमें पता चलता है कि इन्हें सिर्फ 37 HVDC ट्रांसफार्मर्स का ऑर्डर मिला है। सुनने में 37 का आंकड़ा तो एक छोटी सी दुकान के ऑर्डर जैसा लगता है यार। क्या ये मार्केट साइज वाकई में इतना बड़ा है जिसका दावा किया जा रहा है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये 37 का नंबर सुनने में भले ही थोड़ा छोटा लगे, पर इसका स्केल और इम्पैक्ट विशाल है। अच्छा। देखिए, HVDC ट्रांसफार्मर्स सड़क किनारे लगे वो छोटे डब्बे नहीं होते जो हम रोज देखते हैं।
ये कई मंजिला इमारत जितने बड़े और हजारों टन वजनी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल्स होते हैं। ओह, इतने बड़े। हाँ, इनका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ ग्रिड को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा हो। एक उदाहरण ले लीजिए, खावड़ा और भाड़ला जैसे मैसिव सोलर पार्क्स जो डेजर्ट में हैं। हाँ, शहरों से हजारों किलोमीटर दूर है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ बनने वाली ग्रीन एनर्जी को बिना रास्ते में वेस्ट किए सीधे मेट्रो सिटीज तक लाना पड़ता है। नॉर्मल एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट लंबी दूरी पर बहुत पावर लूज करता है। राइट, तो इसलिए डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसको। एग्जैक्टली, उस पावर को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। इस कन्वर्जन के लिए ही ये HVDC ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं। एक तरह से ये 10 लेन वाले नए डिजिटल एक्सप्रेसवेज ले जो पुराने गड्ढों वाले रास्तों को रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जैक्ट, यही बात है। और हर एक ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट और उसमें लगने वाले वायर की वैल्यू हजारों लाखों डॉलर में होती है। ये कैशी का सबसे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। तो मतलब ये 37 ट्रांसफॉर्मर्स रेवेन्यू के मामले में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। और ये 37 ऑर्डर्स इस तूफान की सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे दुनिया पुराने ग्रिड्स को छोड़कर ग्रीन एनर्जी और लंबी दूरी के ट्रांसमिशन पर शिफ्ट होगी ना, इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड कई गुना बढ़ जाएगी। मेक सेंस। और वो ईवी वाले वायर्स का क्या सीन है? रही बात उन पीक कोटेड वायर्स की, तो ईवी मोटर्स करीब 20,000 RPM पर घूमती हैं। वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि आम एनामल कोटिंग तो तुरंत पिघल जाएगी और मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। बाप रे, 20,000 RPM? हाँ, पीक एक एडवांस्ड पॉलीमर है जो उस एक्सट्रीम हीट और मैकेनिकल स्ट्रेस को आराम से झेल सकता है। ये दिखाता है कि कंपनी हर उस टेक्नोलॉजी में एंटर कर रही है जहां फ्यूचर की मैसिव डिमांड आने वाली है। समझ गया। इनका फोकस क्वांटिटी से ज्यादा उन जगहों पर है जहां एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं। एग्जैक्टली। अब डिमांड तो क्लियरली आगे बढ़ने वाली है और इस आने वाली सुनामी जैसी डिमांड को पूरा करने के लिए KSH ने एक नया प्लांट भी शुरू किया है जिसे सुपर एक्सपेंशन कहा जा रहा है। हाँ, सुपर प्लांट। कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो 29,000 MT थी उसको बढ़ाकर लगभग डबल यानी 59,045 MT करने वाली है, जो कि बहुत जरूरी था इनके लिए। इस सुपर फेज 1 एक्सपेंशन में उन्होंने 12,000 MT कैपेसिटी जोड़ी और फिर Q3 में 2,400 MT और ऐड कर ली। लेकिन इस नए बड़े प्लांट ने कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल्स और रिपोर्टिंग के साथ एक अजीब सा खेल खेला है। देखिए, कैपेसिटी बढ़ाने का एक इनएविटेबल साइड इफेक्ट होता ही है। जब सुपर प्लांट पूरी तरह से सिस्टम में आया तो एक मैथमेटिकल शिफ्ट देखने को मिला। कैसा शिफ्ट? पहले जब कंपनी की कैपेसिटी कम थी तो उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 90% के आसपास था। यानी मशीनरी लगभग अपने मैक्सिमम लिमिट पर चल रही थी, राइट? नई कैपेसिटी ऐड होती ही वो यूटिलाइजेशन गिरकर 68% पर आ गया और सुपर प्लांट फिलहाल सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन पर ही ऑपरेट कर रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? किसी आम इंसान के लिए पेपर पर यह देखना कि फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन 90 से गिरकर सीधा 68 पर आ गया बहुत अलार्मिंग लग सकता है। हाँ, लगता तो है। मतलब एक फैक्ट्री का आधा हिस्सा खाली पड़ा रहना या मशीनरी का पूरी रफ्तार से काम ना करना एक बड़े नुकसान या इनएफिशिएंट प्लानिंग का इशारा क्यों नहीं है? ये आंकड़ों को देखने का सबसे आम नजरिया है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ कैसे? किसी भी हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 90 या 95% यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल चीज नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि मशीन्स पर लिमिट से ज्यादा जोर पड़ रहा है। अच्छा, वेयर एंड टियर ज्यादा होगा। हाँ, जब मशीन्स 24 घंटे चलेंगी तो उन्हें ठंडा करने का, उनकी ऑयलिंग, सर्विसिंग या मेंटेनेंस का वक्त ही नहीं मिलता। इससे आगे चलकर ब्रेकडाउन्स होते हैं। ओह, तो ऑप्टिमम क्या होता है फिर? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कहता है कि 80 से 85% के बीच का यूटिलाइजेशन एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट होता है। सुपर एक्सपेंशन ने KSH को दरअसल आगे बढ़ने के लिए सांस लेने की जगह यानी एक ब्रीदिंग रूम दिया है। ब्रीदिंग रूम दिया है। हाँ, और एक्चुअल फिजिकल वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आई है। Q3 FY26 ने इनका वॉल्यूम 24% बढ़कर 7,400 MT हो गया है और एक्सपोर्ट्स में तो 37% की जबरदस्त तेजी आई है। 37% एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ। हाँ, जो पिछले पूरे दशक में सबसे ज्यादा है इनका।
अब जब नए और बड़े ऑर्डर्स आएंगे तो उनके पास पूरी कैपेसिटी मौजूद है उन्हें स्मूथली हैंडल करने की, बिना पुरानी मशीन्स पर एक्स्ट्रा लोड डाले। ये ब्रीदिंग रूम वाली एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉजिकल है वैसे, लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ कैपेसिटी चार्ज तक सीमित नहीं रहा। फाइनेंशियल्स में एक बड़ा और कंफ्यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन उभर कर सामने आता है यहाँ पर। Q3 के नंबर्स में वो दिखता है। अगर पिछले 9 महीनों का एग्रीगेट देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 53% बढ़कर INR 75.6 करोड़ पर पहुंच गया। ये नंबर्स धमाकेदार ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन अगर हम डेटा को नैरो करके सिर्फ Q3 को देखें तो अब PAT 9% गिर गया और प्रॉफिट INR 23 करोड़ पर सिमट गया। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न लगता है पहली नजर में। वही ना, एक तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, फैक्ट्री की मशीन्स नहीं हैं, तो आखिर इस एक क्वार्टर में प्रॉफिट क्यों गिरा? CFO आमोद जोशी ने कॉल के दौरान इस कॉन्ट्रडिक्शन को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सप्लेन किया है। इस मुनाफा गिरने के पीछे 3 बड़े और शॉर्ट टर्म फैक्टर्स थे। वो 3 फैक्टर्स क्या थे? पहला, नए लेबर कोड्स के लागू होने की वजह से एक INR 1.6 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट आया। ओके, वन टाइम है तो ठीक है। दूसरा कारण था सुपार प्लांट बनाने के लिए लिया गया लोन। उस लोन का इंटरेस्ट करीब INR 2.7 करोड़ था, जो इस क्वार्टर के P&L में हिट हुआ। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कंपनी ने ये पूरा टर्म लोन अब चुका दिया है, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट आगे के क्वार्टर्स में अब दिखेगा ही नहीं। दैट्स गुड न्यूज़। और तीसरा फैक्टर? सबसे बड़ा और तीसरा फैक्टर था INR 3.8 करोड़ का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का मुद्दा हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसको थोड़ा और खोल कर देखा जाए तो ये एक्चुअल कैश लॉस तो नहीं है ना? ये तो आमतौर पर एक अकाउंटिंग की प्रक्रिया होती है बस। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई एक छोटे घर से एक बहुत बड़े आलीशान घर में शिफ्ट होता है तो शुरुआती वक्त में उस नए घर के सेटअप में, मेंटेनेंस में खर्चा बढ़ जाता है थोड़ा। एग्जैक्टली। नई चीजों के लगातार इस्तेमाल की वजह से एक वर्चुअल कॉस्ट लगती है। ये वही शॉर्ट टर्म ग्रोइंग पेन्स है। नई मशीनरी खरीदने का मतलब है कि अब बुक्स में उस मशीनरी की घिसावट यानी वेयर एंड टेयर को दर्ज करना पड़ेगा। राइट। ये INR 3.8 करोड़ कंपनी के बैंक अकाउंट से कैश की शक्ल में बाहर नहीं गए हैं। ये बस एक हिसाब किताब का तरीका है नई आई हुई बड़ी फैक्ट्री के एसेट्स को अकाउंट करने का। तो इसका आगे क्या असर होगा? उसके अगले क्वार्टर से जब फैक्ट्री अपने स्वीट स्पॉट पे प्रोड्यूस करना शुरू करेगी तो ये मैथ अपने आप ठीक हो जाएगा, P&L नॉर्मल दिखने लगेगा। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो ये है कि इन्होंने अपना डेट टू इक्विटी रेशियो काफी सुधार लिया है। हाँ, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। पहले ये 1.35x पर था, जो किसी भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में रिस्क का इशारा हो सकता है, लेकिन अब IPO के प्रोसीड्स और इंटरनल कैश फ्लोज का इस्तेमाल करके इन्होंने इस रेशियो को घटाकर सीधा 0.42x पर ला दिया है। यानी कर्जे का बोझ अब काफी कम हो चुका है इन पर। बिल्कुल, लेकिन एक स्पेसिफिक आंकड़ा अभी भी सवाल खड़े करता है। इन्हें अपने ऑर्डर का पैसा आने में यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल में लगभग 75 से 80 दिन लग जाते हैं। ये थोड़ा लंबा नहीं है? T&D यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के B2B बिजनेस का ये एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है कि SIH जिन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वायर बनाती है वो कोई FMCG प्रोडक्ट या साबुन तेल तो है नहीं कि दुकान पर बेचा और तुरंत कैश मिल गया। हाँ, बात तो सही है। यहाँ ऑर्डर्स 20 से 25 टन के होते हैं। जब तक आखिरी स्पूल या आखिरी तार बनकर रिग्रेसी टेस्ट नहीं हो जाता तब तक पूरा कंसाइनमेंट डिस्पैच नहीं किया जा सकता। टेस्टिंग का भी लंबा प्रोसेस होता होगा। बहुत। इस टेस्टिंग और बैचिंग प्रोसेस में इन्वेंट्री गोदाम में रुकी रहती है। यही वजह है कि कैपिटल साइकिल थोड़ा लंबा होता है। तो क्या इसको कम करने का कोई प्लान है इनके पास? हालांकि मैनेजमेंट ने एक स्ट्रैटेजी शेयर की है कि वो पेबल डेज बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स से थोड़ा लंबा क्रेडिट टाइम मांग रहे हैं ताकि उनका अपना कैश जल्दी ब्लॉक ना हो। अच्छा, ताकि वर्किंग कैपिटल का दबाव कम हो सके। स्मार्ट मूव। बिल्कुल। अभी तक हमने KSH के अंदर चल रही इंटरनल डायनामिक्स को डीपली एक्सप्लोर किया। कैसे वो तांबा खरीदते हैं, कैसे स्पेशलाइज CTC बनाते हैं, उनका नया सुपर एक्सपेंशन और उनके मार्जिन्स और ऑर्डर बुक्स। राइट। लेकिन कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। कौन सा हिस्सा? देखिए, KSFMC अपना स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर ट्रांसफॉर्मर में लगा देता है। वहां KSFMC का काम खत्म हो जाता है, लेकिन
पावर जनरेशन से निकलकर किसी कंज्यूमर के घर या उस डेटा सेंटर तक पहुंचने का पूरा सफर कैसा होता है? हाँ, वो तो एक पूरा अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली। ट्रांसफार्मर से निकलकर बिजली को सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है, और यहीं पर इस इकोसिस्टम का दूसरा अहम हिस्सा सामने आता है, जिसके बारे में हमारी यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट बात करती है। हाँ, यूसीएल। तो यूनिवर्सल केबल्स जैसी एंटिटी का जिक्र केएसएफएमसी की इस चर्चा में लाना आखिर जरूरी क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये एक ब्रॉड मैक्रो पिक्चर देखने के लिए बेहद जरूरी है। किसी भी पावर ग्रिड को एक ह्यूमन बॉडी या बड़े हाईवे सिस्टम की तरह सोचिए। ओके। अगर ट्रांसफार्मर वो मुख्य टोल प्लाजा या स्टेशन है जहां केएसएच अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वहां से निकलने वाली सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड यानी यूसीएल जैसी कंपनीज बनाती हैं। मेक सेंस। एमपी बिरला ग्रुप की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट वाली ये कंपनी लगभग 5 दशकों यानी पिछले 50 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। उनकी रेटिंग रिपोर्ट से एक बात बिल्कुल क्लियर होती है, ये लोग सिर्फ बेसिक रबर केबल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में उनके टेक्निकल कोलैबोरेशन का खासा जिक्र किया गया है। उन्होंने जापान की एक बहुत ही मानी हुई और ग्लोबली रिनाउंड एंटिटी फुरुकावा इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप की हुई है। फुरुकावा इलेक्ट्रिक, हाँ। एक इंडियन केबल कंपनी को एक जापानीज टेक जायंट की आखिर क्या जरूरत पड़ सकती है? फुरुकावा के साथ कोलैबोरेशन दरअसल इस बात का सबूत है कि केबल इंडस्ट्री अब लो टेक काम नहीं रह गया है। जब आपको 400 केवी या उससे भी ज्यादा का पावर किसी पहाड़ी इलाके से, घने जंगल से या जमीन के अंदर से निकालना हो, जिसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं, राइट? हाँ, वही, तो आम प्लास्टिक इंसुलेशन वहां तुरंत जल जाएगा या लीक कर जाएगा। फुरुकावा जैसी कंपनीज ऐसी एडवांस्ड मटेरियल साइंस यूज करती हैं जो एक्सट्रीम हीट, मॉइस्चर और मैकेनिकल स्ट्रेस से पावर केबल को बचाती है। ओह, तो यूसीएल वहां से टेक ले रहा है। यूसीएल इस एडवांस्ड जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई एंड केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में। उनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफी कंफर्टेबल है, जो इन्हें नई और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने के लिए एक सॉलिड बेस देता है। यानी टीएनडी सेक्टर का पूरा सप्लाई चेन ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है अभी। चाहे वो केएसई का नया सुपर प्लांट हो या यूसीएल का जापानीज टेक्निकल कोलैबोरेशन। बिल्कुल, ये सारी चीजें अलग अलग दिशा में हो रही रैंडम घटनाएं नहीं है। इन सबको मिलाकर देखने पर समझ आता है कि हम आखिर किसके बीच खड़े हैं। हम एक ग्लोबल सुपर साइकिल के बीच में खड़े हैं बेसिकली। सुपर साइकिल, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, दुनिया के ज्यादातर पावर ग्रिड्स पिछले 40 या 50 सालों में बनाए गए थे। वो ग्रिड्स अब पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। हाँ, यूएस और यूरोप में तो बहुत पुराने ग्रिड्स हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ उन पुराने ग्रिड्स को मॉडर्नाइज करने की मजबूरी है, दूसरी तरफ सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो नेचर में इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कभी बिजली बनाते हैं कभी नहीं। राइट। और तीसरी तरफ एआई डेटा सेंटर्स और ईवी चार्जिंग नेटवर्क से आने वाली अनप्रेसिडेंटेड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लग रहा है ना? इन तीनों फोर्सेस ने मिलकर एक ऐसी डिमांड क्रिएट की है जिससे पूरे दुनिया में हाई वोल्टेज वायर्स, ट्रांसफार्मर्स और एडवांस्ड केबल्स का मैसिव अपग्रेड चल रहा है। यही वो सुपर साइकिल है। तो आज के इस विश्लेषण से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हम जितनी भी डिजिटल चर्चाएं कर लें, चाहे नए सॉफ्टवेयर वर्जन्स की बात हो या फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार्स की, उन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बुनियाद इन्हीं B2B कंपनीज की फैक्ट्रीज में बन रही हैं। सही बात है। चाहे वो केएस का हाईली इंजीनियर्ड HVDC और CTC वायर हो जो ट्रांसफार्मर्स को जिंदा रखता है, या यूनिवर्सल केबल्स का एडवांस्ड नेटवर्क जो उस पावर को लास्ट माइल तक ले जाता है। इन दोनों के बिना फ्यूचर का कोई भी टेक सपना पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर AI तक सब कुछ इसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मोहताज है। ये पूरा इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड लूप की तरह काम करता है आजकल। डेटा की डिमांड बढ़ेगी तो नए डेटा सेंटर्स बनेंगे, डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे तो लोकल ग्रिड्स पर लोड आएगा और पावर कंजम्पशन बढ़ेगी। और जब लोड बढ़ेगा तो मजबूरन ग्रिड और ट्रांसफार्मर्स को हेवी ड्यूटी केबल्स और स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स के साथ अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उस चेन रिएक्शन के सबसे अहम सेंटर में यही बेसिक कंपोनेंट्स बैठे हुए हैं। और इसलिए इस गहरी चर्चा को ऐसी जगह छोड़ना सबसे सही होगा जहां कुछ नए सवाल उभर कर सामने आए।
मीडिया में अक्सर एडवांस्ड माइक्रोचिप्स की कमी या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स के न मिलने पर हाहाकार मच जाता है। हाँ, चिप शॉर्टेज की तो बहुत न्यूज़ आती है। लेकिन कभी सोचिए क्या होगा अगर दुनिया में अचानक से नए ट्रांसफार्मर्स को चलाने वाले इन हाईली स्पेशलाइज्ड कस्टम टेलर्ड तांबे के वाइंडिंग वायर्स की कमी पैदा हो जाए। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। वही ना, जैसा कि आज देखा गया, इन वायर्स को बनाना कोई आम स्किल नहीं है। इनमें सालों की इंजीनियरिंग, HVDC का अप्रूवल और कॉम्प्लेक्स CTC टेक्नोलॉजी लगती है। बिल्कुल। क्या हमारा ये अनंत और तेज रफ्तार डिजिटल रेवोल्यूशन एक दिन आकर किसी ऐसी पुरानी और छुपी हुई फिजिकल कंस्ट्रेंट की वजह से ठहर सकता है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग प्रोबेबिलिटी है जिस पर हर टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट और मार्केट ऑब्जर्वर को ध्यान जरूर देना चाहिए। डेफिनेटली एक सोचने वाला विषय है ये। तो इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं आपके सोचने के लिए। अगली बार जब ऐसे ही किसी दिलचस्प सोर्स और मुद्दे को अनपैक करेंगे तो उसके पीछे छुपी ऐसी ही इनविजिबल कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ वापस मिलेंगे।